अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आइए शुरू करते हैं जिन्नात से मुतल्लिक एक पुरअसरार कहानी। रात का पहर सवार था, माहौल में मुकम्मल अंधेरा छाया हुआ था। वो बारीक कपड़े से बना लिबास पहने पाशा मंजिल की जानिब रवाना था। पैरों में पेशावरी चप्पल थी, दाएं हाथ में शॉपर पकड़ा हुआ था। चंद कदम का फासला तय करके इस वक्त वो पाशा मंजिल के चबूतरे पर खड़ा फटी निगाहों से ये देख रहा था कि बड़ी सरकार के होते हुए पाशा मंजिल का दरवाज़ा किस तरह खुला रह गया। इसी हैरानी को कायम रखे वो काफ़ी मुतजस्सिस अंदाज में पाशा मंजिल के अंदर दाखिल हुआ। उस वक्त सनसनाती हवा उसके वजूद को छू कर गुजरी थी, जिसकी बिना पर रोंगटे खड़े हुए थे। ये बात ना मानने वाली है कि बड़ी सरकार दरवाज़ा खुला रख सकती है। गुलखान, कुछ तो गड़बड़ है। गुलखान ने उस वक्त अपनी निगाहें दीवार पर जमा रखी थीं, लेकिन वो अलग बात थी कि उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि दरवाजे से दाखिल होती हुई चांद की रोशनी सदर दरवाजे से थोड़ी ही दूर तक आ रही थी। उसके बाद अंधेरा था, गुप्त स्या अंधेरा। ये कैसा सवाल है तेरे लिए गुलखान? पूरा घर खाली है, शदीद अंधेरे की जद में। वो जो अभी तक खुद से मुखातिब था, अब उसने चाहा था कि किसी का नाम पुकारा जाए ताकि अपने खौफ को किसी हद तक दूर भगाया जाए। शायद यही वजह थी कि कदम आगे बढ़ाते हुए उसने आवाज़ें लगानी शुरू की। नौशादा, नौशादा कहाँ हो? बड़ी सरकार कहाँ है? नौशादा? कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ, हम मगर उसकी आवाज़ दीवारों से टकरा कर वापस लौट रही थी। अचानक ही उसके कदम किसी भारी चीज़ से टकराए। वो चौंका, थोड़ा खौफज़दा भी हुआ। लम्हे भर के लिए सर्द महरी उस पर गुजरी थी। खुदा खैर करे, ये क्या है? पंजों के बल बैठकर गुलखान ने भारी चीज़ को हाथ लगाया तो उसे भारी चीज़ किसी का वजूद महसूस हुई। गुलखान ने पलक झपकते ही अपना हाथ वजूद से हटाया। खौफ व हरास के आलम में उसे समझ ना आया। वो उल्टे कदम लेते हुए घर से बाहर निकला। उस वक्त गुलखान को वजूद में जान महसूस नहीं हो रही थी। वो गमो दर्द की सी साकत कैफियत में पाशा मंजिल के चबूतरे पर बैठ गया, सर पकड़े बुड़बुड़ाने लगा। ये क्या हो गया? कैसे हो गया ये सब? किस तरह बड़ी सरकार? बस अब वो ज्यादा ना बोला। उसका अगला कदम पुलिस स्टेशन की जानिब उठा। अंधेरी रात में अगर सड़क पर कोई अकेला था तो वो गुलखान था। उसने 25 मिनट का रास्ता तय किया और अब वो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवा रहा था। गुलखान ने सारी सच्चाई पुलिस के आगे रख दी। मैं कैसे मान लूं कि तुम सच बोल रहे हो? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तुम खुद खून करके आ रहे हो और झूठी रिपोर्ट किसी और के नाम की बनवा दो। मुमकिन नहीं, क्योंकि मैं तो आज ही अपने घर से पाशा हाउस पहुंचा हूं। क्या सबूत है तुम्हारे पास? मेरी बेगम से बात कर लें जनाब। तो क्या पता वो भी साथ शामिल हो। सरकार, मेरी बेटी को आज ही अस्पताल से छुट्टी मिली है। आप जाकर अस्पताल से मालूमात ले सकते हैं। मैं इसी सिलसिले में छुट्टियां लेकर गया था, लेकिन आया तो बड़ी सरकार को मुर्दा हालत में देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं अस्पताल जाकर भी मालूमात कर लूँगा, मगर अभी मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। नौजवान पुलिस ऑफिसर ने गुलखान का साथ दिया और पाशा मंजिल की जानिब कदम बढ़ाए। उस वक्त वो पाशा मंजिल को रोशन किए जायज़ा ले रहा था। बड़ी सरकार का मुर्दा जिस्म उठा लिया गया था। घर का सारा सामान तो वैसा ही है। इसका मतलब है कि सिर्फ इन्हें मारा गया है। वैसे बड़ी सरकार ने दूसरे शहर शिफ्ट होना था, इसीलिए मुझे बस 1 हफ्ते की छुट्टी दी थी, लेकिन मुझे इल्म नहीं था कि मैं आऊँगा तो ये सब होगा उनके साथ। और कौन रहता था यहाँ? बस बड़ी सरकार, मैं और नौशादा। नौशादा? ये कौन है? नौकरानी है जी। नौकरानी? इसका मतलब कि जो कुछ किया उसी ने किया। लेकिन तुम भी इस केस का हिस्सा रहोगे जब तक कि उनके कातलों का इल्म नहीं होता। तुम इसी घर में रहोगे। सरकार, मैं इस घर में अकेला नहीं रह सकता। आप मुझे अपने साथ ले चलें और किसी जान पहचान वाले शख्स के घर रुका दें। इससे बेहतर तो यही है कि तुम्हें जेल में डाल दिया जाए। नहीं नहीं, मैं अपने घर चला जाता हूँ। जब चाहे मुझे बुलवा लीजिएगा, मैं हाजिर हो जाऊँगा। भागे तो समझे जान से गए। खान प्लाजा की दूसरी मंजिल की जानिब बढ़ते हुए इन पुलिस ऑफिसर्स के दिलों की धड़कन बढ़ रही थी, क्योंकि काफ़ी जांच पड़ताल के बाद उनको उस लड़की का इल्म हुआ था जो उनसे छुपती फिर रही थी, और ये भी गुलखान ही की वजह से हुआ था। पुलिस के बुलावे पर शहर में वापसी की सूरत में नौशादा पर नज़र पड़ी थी और बस फिर जासूसों की तरह उसका पीछा करके पुलिस को खबर दे दी थी।
इसी सिलसिले में खान प्लाजा की दूसरी मंजिल पर बने फ्लैट नंबर 8 के दरवाजे के सामने पुलिस ऑफिसर और हवलदारों के कदम रुके थे। जवान पुलिस ऑफिसर, जिसकी वर्दी पर उसके नाम का टैग लगा था, तारिक ने तेजी से दरवाजा पीटा तो वाजबी शक्ल की लड़की ने दरवाजा खोला, जिसका हुलिया मैला कुचैला था। ऐसा लग रहा था कि वो अभी अपने घर की सफाई करके फारिग हुई है। जी फरमाइए, आप यहाँ क्या करने आए हैं? तुम नौशादा हो ना? बहुत ढूंढा है तुम्हें और तुमने बहुत भगाया है हमें। सीधी शराफत से बताओ, तुमने क्यों अपनी बड़ी सरकार नुसरत जहां को मारा था? और मारा तो मारा, बुज़दिलों की तरह पाशा मंजिल छोड़कर यहाँ छुप गई। तुम्हें क्या लगा था कि हम तुम्हें नहीं ढूंढ सकते, या फिर ये कि तुम खून करके घर से निकल जाओगी और वहां कोई नहीं आएगा? वो तो भला हो गुल खान का कि जिसने हमें नुसरत जहां के मर्डर की इत्तला दी, लेकिन मैंने उनको नहीं मारा, ये झूठ है। हर खूनी खून करने के बाद यही कहता है, मैं खूनी नहीं हूं जनाब। सुनो लड़की, तुम्हारा रोना किसी काम का नहीं। उस रात जो हुआ वो सच सच बता दो, वरना तुम्हें सलाखों के पीछे करवा कर सजाए मौत दिलवा दूंगा। ऐसा नहीं करना प्लीज, मैं सब सच बताऊंगी, लेकिन यकीन करें कि मैंने उन्हें नहीं मारा। तो मुझे सच बताओ, मैं फिर किसी फैसले पर पहुंचूंगा। तारिक ने इशारतन दोनों हवलदारों को फ्लैट से बाहर जाने का कहा। नौशादा उसकी नजरों के सामने ही फर्श पर बैठ गई। रोते रोते सारी बात बतानी शुरू की। वसी हॉल के सदर दरवाजे के मुकाबिल दीवार पर 3 खिड़कियां थीं, कांच की लंबी खिड़कियां। उन खिड़कियों से आती हुई चांद की रोशनी वसी हॉल को नीम रोशन कर रही थी। हर खिड़की के ऊपर गोल दरीचा था। आखिरी दरीचे से आती चांद की सफेद रोशनी पर भारी वजूद सवार था। मैंने दरवाजे से दाखिल होते हुए देखा कि वो जूड़े में गेंदे के फूल सजाए बनारसी साड़ी में मलबूस है। उनका चेहरा मेरी नज़र से पोशीदा था, क्योंकि वो मेरी तरफ पीठ किए खड़ी थी। बड़ी सरकार की निगाहें फ्रेम में कैद तस्वीर पर जमी थीं। उस तस्वीर को दीवार से उतार कर रखा गया था, इसीलिए फ्रेम में कैद वो तस्वीर फर्श से टिकी हुई थी। बड़ी सरकार उस तस्वीर में खोई हुई थी। अगर मैं तेजी से कदम बढ़ाती तो वो खौफ खा जाती, डर जाती। इसीलिए मैंने अपने चंद कदम काफ़ी धीमी कैफियत में उठाए, ताकि उनका मुतजस्सिस मूड ख़राब ना हो। फिर मैंने गला खराशते हुए अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। जी बड़ी सरकार, आपने मुझे बुलाया था, मैं माजरत चाहती हूँ कि मुझे आने में थोड़ी देरी हो गई। वो दरअसल मैं आपके कपड़े सूटकेस में रख रही थी, इसीलिए देर हो गई। तुमने अच्छा किया कि मेरे कपड़े रख दिए। जी बड़ी सरकार। अच्छा सुनो नौशादा, जब हम घर शिफ्ट करें तो इस तस्वीर के अलावा बाकी तमाम चीज़ें सामान में रखवा देना। ये तस्वीर यहीं छोड़ जानी है। वो अपनी बात मुकम्मल करके वसी हॉल से बाहर निकल चुकी थीं। मैंने एक नज़र घुमाकर देखी तो सवाए उस तस्वीर के उस हॉल में कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। सारी दीवारें झड़ी हुई थीं, फर्श साफ सुथरा। मैंने फिर उस तस्वीर को देखा। मेरे कद जितनी फ्रेम में कैद वो तस्वीर थी। अब जब मेरे कद की बात की जाए तो मैं 5 फुट 5 इंच की हूँ, और वो फ्रेम में कैद तस्वीर उतनी ही बड़ी थी। तस्वीर में जेल का मंजर था। सलाखों के पीछे हैट पहना हुआ आदमी दीवार से सहारा लगाए सर गिराए बैठा था। उसका सर सफ़ेद रोशनाई से चमक रहा था, लेकिन उसके पैर फ्रेम में नहीं थे, बस टखनों तक तस्वीर ख़त्म हो रही थी। मैं हॉल से ये सोचते हुए बाहर निकली कि बड़ी सरकार ने आखिर को क्या देखा है इस तस्वीर में, जो इस कदर दिलो जान से इसका ख्याल रखती हैं, और अब जब इसे अपने साथ ले जाने की बारी आई थी तो इसे छोड़ कर जा रही हैं। मैं जैसे ही दालान में पहुंची तो उसी दौरान फिर से उनकी आवाज़ आई। मैं दोबारा सीढ़ियाँ चढ़कर उनके कमरे में पहुंची तो वो आईने में खुद को देखकर जूड़ा सेट कर रही थी। साड़ी भी तब्दील की थी। मैं उनके करीब गई। उन्होंने सिंगार में इस पर रखी गजरी की लड़ी उठाई और मेरी तरफ बढ़ाई। ये मेरे जूड़े में लगा दो नौशादा। मैं सोच में पड़ गई कि ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी है कि बड़ी सरकार मुझसे जूड़े में गजरे की लड़ी लगवा रही हैं। उनके बालों में मैंने गजरा लगा दिया। नौशादा, तुम जानती हो ना कि तुमने यहीं रहना है। मेरा मतलब कि तुम मेरे साथ शादी पर नहीं जा रही हो, तुम यहीं रुकोगी। उनकी अबरू इस कदर उठी थी कि मुझे सवाल करने से पहले कई बार सोचना पड़ा, लेकिन मैंने इस बार अपने हक में सवाल कर लिया था। नौकरानी थी तो क्या मतलब था कि मैं चुप रहूंगी? मेरी भी राय इस चीज में जरूरी थी। लेकिन बड़ी सरकार, आपने तो कहा था कि मैं साथ चलूंगी शादी में। मेरी आंखों में आंसू डगमगा गए थे, क्योंकि वो वादा करके मुकरने लगी थीं। उन्होंने मुझे इस बात का यकीन दिलाया था कि वो अपनी भांजी की शादी में मुझे साथ ले जाएंगी।
हाँ कहा तो था मैंने, मैं इस बात से मुकर नहीं रही, लेकिन नौशादा तुम जानती हो ना ये बात कि मैं शादी के बाद वहाँ अपने लिए घर तलाश करूँगी। ऐसे में इस घर की फिक्र लाहक रहेगी मुझे। गुल खान भी नहीं है तो तुम्हें यहाँ रुकना होगा। पहले मैं सारा सामान साथ लेकर जा रही थी, अब यहीं छोड़कर जा रही हूँ। तुम जानती हो कि शादी वाले घर में पहले ही इतने लोग होते हैं और फिर उनका सामान भी होता है, तो अब जब मैं वहाँ घर ढूंढूंगी फिर आकर ये सामान और तुम्हें साथ ले जाऊंगी। ठीक है बड़ी सरकार, जैसा आपको मुनासिब लगे, मुझे एतराज़ नहीं। मेरी बात सुनकर उन्होंने झट से मेरे हाथ छोड़े और फिर से आईने की तरफ पलटकर खुद को देखने लगी। नौशादा, वैसे अच्छी तो लग रही हूं ना मैं? मैंने उनकी तारीफ में सर हिला दिया। फिर मैं अपना टूटा दिल लेकर कमरे से बाहर आ गई। मेरा ख्वाब जो टूटा था, घर से बाहर निकलने का ख्वाब, 10 साल से कैद थी बड़ी सरकार के साथ यहाँ। वो तो फिर चली जाती थी सौदा सल्फ लेने, लेकिन मुझे कभी इजाज़त नहीं थी। बड़ी सरकार का चेहरा मेरी आंखों के सामने सोच के हिसार में दिल की पहली दीवार पर था। वो जिस तरह मुतमईन थी, काश मैं भी होती उसी तरह मुतमईन। क्या खूब थी उनकी बनारसी साड़ी, सुर्खी से रंगे हुए होंठ और जूड़े में सजा वो गजरा। मैं बावर्ची खाने में खड़ी बर्तन धो रही थी कि सीढ़ियों पर सैंडल के लगने से जो टाप पैदा होती थी, उसने मेरा ध्यान बड़ी सरकार की जानिब मोड़ा। मैं बर्तन सिंक में छोड़कर तेजी से बावर्ची खाने से बाहर आई। दाएं हाथ में उन्होंने सूटकेस पकड़ा हुआ था, वो फर्श पर रखा। मेरे चेहरे पर अपना हाथ फेरते हुए बोली, नौशादा, फिदा ने कॉल करके बताया है कि ड्राइवर आने वाला है, मैं बस निकल रही हूँ। तुम अपना ख्याल रखना, दुआ करना कि अपना नया घर मिल जाए जल्द अज जल्द। मैं कुछ बोलती कि वो सूटकेस पकड़े आगे निकल गई, लेकिन फिर अचानक उन्हें कुछ याद आया। उनके कदम धीमे हुए। मैं जो उन्हें जाता हुआ देख रही थी तो मुझे लगा शायद वो मेरे लिए और कुछ कहेंगी कि सेहत का ख्याल रखना, ज़्यादा काम ना करना, बोर हो जाओ तो मेरी किताबें पढ़ लेना, मगर उन्होंने ऐसा कुछ ना कहा। बस पलट कर कहा, और सुनो नौशादा, इस तस्वीर का ख़ास ख्याल रखना, जैसी है वैसी रहने देना। मेरा दिल फिर से टूटा। उफ़, ये बड़े लोग ऐसे क्यों होते हैं? क्यों इनके सीनों में दिल नहीं होता? खैर, वो सदर दरवाज़ा पार करके चली गई। दरवाज़ा तेज़ी से बंद किया तो आवाज़ पूरे घर में गूंजी। पहली मर्तबा मुझे डर का एहसास हुआ। मैं धीमे कदम से चलती हुई दालान के ऐन वस्त में खड़ी हो गई। मेरे पीछे सीढ़ियाँ और सामने सदर दरवाज़ा था। मैंने निगाहें चारों तरफ घुमाई तो सब चीज़ें मुझे घूर रही थीं। दीवार पर लगी तस्वीरें भी और खिड़कियों से आती चांद की रोशनी भी। नीम अंधेरी मेरी आंखों में छाने लगी। मैंने एक लम्हे के लिए तो खुद को कोसा कि माँ के मरने पर 12 साल की उम्र में मैंने क्यों सिर्फ इस दरवाजे पर दस्तक दी, क्यों ना किसी दूसरे दरवाजे पर दस्तक दी। काश के दूसरे दरवाजे पर दस्तक दे लेती तो आज आज़ाद होती। माँ की जुदाई के बाद तो बड़ी सरकार का सख्त हाथ भी मुझे नर्म और शफकत भरा लगा था। मुझे वो सब बातें याद आने लगी थी कि मैं किस तरह बारिश में भीगती हुई इस दरवाजे की चौखट पर आकर गिरी थी। कोई है, दरवाज़ा खोलो, मुझे बचा लो। अगले ही लम्हे में बेहोश हो गई और जब मुझे होश आया तो मैं बड़े कमरे के नीम गर्म इंतहाई आरामदा बेड पर चादर ओढ़े अपनी नींद पूरी कर चुकी थी। बड़ी सरकार दाएं कांधे की जानिब खड़ी थी, लेकिन वो दीवार में लगी खिड़की से बाहर का नज़ारा कर रही थी। मेरे वजूद में हरकत पाकर उन्होंने मेरी तरफ देखा। कैसी हो बेटी? मेरे सर पर उनका भारी हाथ उस लम्हे मुझे शफकत भरा लगा। मैं ठीक हूँ, आप कौन हैं? बताओ तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई हो? मैंने उन्हें बताया, वो सब बताया जो कुछ मेरे साथ हुआ था। मुझे उन पर यकीन आने लगा था। उनकी आंखों में थी कोई बात जो वो हर किसी को अपना असीर कर लेती थी, जैसे उस दिन मुझे किया था। मैंने उन्हें कहा कि मेरे अब्बा का इंतकाल बहुत पहले हो गया था, मेरी अम्मा भी मर गई। मेरे चाचा ने घर पर कब्जा करके मुझे घर से निकाल दिया। आज से तुम मेरे साथ रहना, हम मिलजुल कर इस घर में रहेंगे और घर के काम करेंगे। वक्त गुजरा, मैं बड़ी सरकार के साथ रहने लगी, लेकिन वो काम नहीं करती थी। सारे काम मैं ही करती थी। यूं समझें कि उन्हें मुफ्त की मुलाजमा मिली। बड़ी सरकार ने मुझे आज़ादी दी, मगर वसी हॉल में अकेले जाने से मना किया। ना अपने साथ ले जाती और ना ही अकेले जाने देती। उस रोज़ जब वहाँ बुलाया था तो तभी मुझे हैरानी हुई थी। खैर, मैं बर्तन धोकर अपने कमरे में सोने चली गई। उस रात मेरे जिस्म में अजीब किस्म की बेचैनी थी, ऐसी कि मैं बयान नहीं कर सकती। सब कुछ अजीबो गरीब दिखाई दे रहा था। शैतानी वसवसे मुझ पर हावी थे। सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। कमरे से बाहर खुलबुली थी, जैसे कोई वहां चल रहा हो। बाकायदा कदमों की टाप सुनाई दे रही थी।
मुझे परेशानी महसूस होने लगी तो मैंने लाहौल पड़ी और अपनी जान छुड़वाई। जैसे तैसे अगली सुबह हुई, मैंने घर की अच्छी सफाई की क्योंकि मेरे पास करने को कोई और काम नहीं था। नाश्ता बनाने का दिल नहीं किया तो मैं बाहर से हलवा पूरी ले आई और 10 साल बाद बाहर निकलना मेरे लिए इम्तिहान था। उस वक्त मैंने उसे पहली बार देखा था जिसे देखकर मेरे वजूद से हवा निकली, मेरे होंठ खुश्क हुए, हलक में कांटे पड़े। मैंने थूक सटकना चाही मगर नाकाम रही। ये सब खौफ की कैफियत में मेरे साथ बस हो रहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मैं उसकी पीठ के मुकाबिल थी। दालान के ऐन वस्त में वो सीढ़ियों की तरफ चेहरा किए खड़ा था। एक नज़र दाईं दीवार की जानिब घुमाई, दूसरी नज़र बाईं दीवार की जानिब। उसी दौरान उसने हाथ पीछे बांधे। आ गई आप? मैं तो कब से आपका इंतज़ार कर रहा था। कौन है आप? मुझे कैसे जानते हैं और यहाँ क्यों आए हैं? मेरे घर में कैसे घुसे आप? मेरी आवाज़ सुनकर वो मुस्कुराता हुआ पलटा। न जाने मुझे क्या हुआ था जो मैं सुन खा गई थी, और ऐसा क्यों ना होता, वो था ही इतना हसीन। भूरी निगाहें, हल्की दाढ़ी पर बारीक मूछें, बालों का रंग भी भूरा। उसकी पलकें मुझे अपने अंदर उलझा रही थीं और मैं उलझ गई थी। मेरा नाम जानना चाहती हैं आप? वो मेरी तरफ बढ़ा। मेरा नाम फिदा है। मैं आपको इसलिए जानता हूँ कि मुझे आपकी बड़ी सरकार ने भेजा है और घर की चाबियाँ उन्होंने ही दी थीं, ये सोचकर कि क्या पता आप आराम कर रही हों। फिदा? ओह अच्छा, आप हैं फिदा? हाँ मैं ही हूँ फिदा। क्यों, मेरा जिक्र किया है बड़ी सरकार ने? हाँ किया तो था, लेकिन कल तो वो गई हैं और आज ही मुझे लेने भेज दिया। ऐसा क्यों? बड़ी सरकार ने मुझे इसलिए भेजा है कि मैं आपको अपने साथ शादी वाले घर ले जाऊं। वो आपके लिए परेशान हो रही हैं नौशादा। उन्हें खौफ है कि कहीं आप तन्हाई में डरे ना। वैसे भी आपको अकेले रहने की आदत नहीं है ना। मैंने उसके हिसार में खुद को महसूस किया। अगर बुलवाना ही था तो फिर छोड़कर क्यों गई थी? मैंने फिर उससे सवाल किया। मैंने भी यही सवाल किया था, लेकिन वो रोने लगी और मुझे यहाँ भेज दिया कि तुम्हें अपने साथ लेकर आऊं। इस वक्त वो फिर मेरे मुकाबिल खड़ा था। मैं मजीद उसके हिसार में मुब्तला होती कि मैंने उससे रुखसत चाही। हलवा पूरी के साथ चनों का सालन टेबल पर सजाया। फिदा को दावत थी कि वो आए और मेरे साथ नाश्ता करे, लेकिन उसने इनकार कर दिया, ये कहकर कि वो खूब पेट भर कर खा कर आया है। लेकिन वो मेरे सामने रखी कुर्सी पर बैठा रहा। हम किस में जाएंगे? मैं अपनी कार लाया हूँ, हम उसमें चलेंगे। बस मैं नाश्ते के बाद पैकिंग कर लूँगी, इतनी कोई जल्दी नहीं है। मैं कल रात का निकला हुआ हूँ, आज सुबह पहुँचा हूँ, तो आज रात आराम करूँगा, फिर हम कल सुबह होते ही निकल जाएंगे। फिर तो मेहंदी का फंक्शन निकल जाएगा ना। कल है ना, हम रात से पहले पहुँच जाएंगे। ठीक है। फिदा फौरन ही उठकर चला गया। मैंने जल्दी जल्दी लुक़मे चबाए, नाश्ता ख़त्म किया और फिर खाने का इंतज़ाम करने लगी। फिदा इस पूरे वक्त में गायब था। मुझे अजीब सी फिक्र हो रही थी। एक नया शख्स जो पहले कभी नहीं आया हो, अचानक से आए और घर से बाहर निकल जाए, वो भी बताए बगैर। फिक्र तो होगी ही ना, कहीं रास्ता ना भटक जाए। खाना बनाकर मैं फारिग हुई। मेरी नज़र दरवाजे पर ही जमी थी कि शायद वो अब आ जाए, लेकिन वो नहीं लौटा। फिर वसवसों ने चारों तरफ से घेरना शुरू किया। कमरे में गई और सूटकेस में मैंने कपड़े रखना शुरू कर दिए। खुद को इस सोच से खुश करती रही कि फिदा के साथ शादी में जाऊंगी तो कितना मज़ा आएगा। फिर मैं उससे दोस्ती करूंगी और फारिग वक्त में घूमने फिरने बाहर जाया करूंगी। इस तरह की हर उल्टी सोच मेरे जहन में आती रही। शाम ढली तो रात सर पर चढ़ने लगी, लेकिन फिदा नहीं लौटा था। मेरी उम्मीद टूटने लगी कि वो वापस लौट गया है अपने घर। एक दो बार दरवाजे से बाहर भी देख लिया था, उसकी कार कहीं नहीं थी। मैं उसके इंतज़ार में कुर्सी पर बैठ गई, मेज़ पर सर गिराए सो गई। मेरी आंख लगे कुछ देर हुई होगी कि वसी हॉल की तरफ से कांच के टूटने की आवाज़ आई। धड़कते दिल के साथ हवास बाख्ता कैफियत में मैं कुर्सी से खड़ी हुई। मेरे औसान खता थे। फिदा के ख्याल ने तो परेशान ही कर रखा था। उसी कैफियत में मैं भागी भागी वसी हॉल की जानिब गई। हॉल का दरवाज़ा जैसे ही करीब आ रहा था, मेरे कदम आहिस्तगी इख्तियार कर रहे थे। दरवाजे के बाहर मैं तकरीबन 2 मिनट तक रुकी रही। मेरी पेशानी से पसीना फूटने लगा। मुझे खौफ बस इसलिए था कि मैं इस रात से पहले कभी हॉल में अकेली नहीं गई थी। हमेशा बड़ी सरकार के साथ गई थी और बड़ी सरकार हमेशा ही मुझे हॉल में जाने से मना करती थी। खैर, मैंने बहुत हिम्मत जमा की और हॉल का दरवाज़ा खोला। थोड़ी देर बाद मैंने अपना पहला कदम हॉल में रखा।
خدا کا کرنا ایسا تھا کہ میری نظر بڑی سرکار کی خاص تصویر پر پڑی جو اوندھے منہ گری ہوئی تھی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اس پر لگا کانچ ٹوٹا ہے۔ میں بھاگی ہوئی تصویر کے پاس گئی تو مجھے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ میں بنا بولے برق رفتاری سے پلٹی تو فدا ہال سے باہر جاتا دکھائی دیا۔ فدا تم کیا کر رہے ہو یہاں؟ میں تو تمہارے پیچھے آیا تھا۔ مجھے صاف دکھ رہا تھا کہ وہ گھبرا رہا تھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم پہلے سے ہی اس کمرے میں موجود تھے، جبھی تو تم مجھ سے چھپ کر قدم دباتے ہوئے یہاں سے بھاگ رہے تھے۔ اوہ، یعنی تم نے مجھے دیکھ لیا تھا اس کمرے میں؟ ہاں، میں نے تمہیں دیکھا تھا کمرے میں، اور یہ تصویر بھی تم نے توڑی ہے۔ فدا میری جانب لپکتا کہ میں نے تیزی سے پلٹ کر وہ تصویر سیدھی کی۔ فدا فوراً چلایا، اسے مت اٹھانا۔ میں نہ رکی۔ تصویر جیسے ہی اٹھائی تو فریم کا کانچ فرش پر کرچیوں کی صورت میں بکھرا ہوا تھا، اور تصویر مجھے حیران کر رہی تھی کیونکہ وہاں وہ شخص موجود نہیں تھا جو اس تصویر میں بنا ہوا تھا۔ اس تصویر میں بنا وہ آدمی کہاں گیا؟ وہ اس تصویر سے باہر آ چکا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ فدا کی آواز کیوں بدل گئی ہے اور وہ کیسا مذاق کر رہا ہے؟ میں فوراً پلٹی تو دیکھا کہ فدا کی جگہ تصویر والا وہ آدمی تھا۔ تو تم؟ میرے حلق پر تالا پڑ رہا تھا کیونکہ تصویر والے اس شخص کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہہ رہے تھے۔ پلک جھپکتے وہ میرے اوپر لپکنے لگا۔ میں چیختی ہوئی، خود کو بچاتی ہوئی فرش پر بیٹھی کہ اچانک ہی بڑی سرکار کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ نوشادہ؟ میں نے ان کی چیختی آواز تو سنی، لیکن اس کے بعد مجھے نہیں علم کہ وہاں کیا ہوا۔ میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش میں آئی تو میں اپنے کمرے کی نرم گرم بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ میرے سر پر بڑی سرکار کھڑی تھی۔ نوشادہ، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے تمہیں یہاں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ نہیں بڑی سرکار، آپ مجھ سے معافی نہ مانگے، مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ انہوں نے رومال سے اپنے آنسو صاف کیے اور مجھے ساری بات بتائی۔ نوشادہ، میں بہت چھوٹی تھی تو یہ مجھ پر چپٹا تھا۔ کون؟ تصویر میں قید وہ جن۔ میرے وجود میں جیسے تیزی سے چونٹیاں رینگنے لگیں، ہاتھ پیر سن ہونے لگے۔ مجھے وہم ہوا کہ کہیں وہ جن بڑی سرکار کی طرح مجھ پر بھی حاوی نہ ہو جائے۔ نوشادہ، آج تمہیں بچنا تھا۔ میں 20 سال کی تھی تو بس کوڑی کے پاس سے گزرتے وقت یہ مجھ پر حاوی ہوا تھا۔ اس دوران مجھے علم نہ ہو سکا، بس ہلکی پھلکی حرکات جاری رہیں۔ میں نے نظر بد یا وہم سمجھ کر اسے بھلانا چاہا، لیکن جب میں کوشش کرتی کہ اپنے کاموں میں مگن ہو جاؤں تو اس وقت مجھے یہ جن بہت تنگ کرتا، چیزیں گم کر دیتا، جیسے اسے ناپسند ہو کہ میں اس کے علاوہ کسی کے لیے کام کروں یا اس کی سوچ کے علاوہ کسی کے لیے سوچوں۔ مجھے جھنجھلاہٹ ہوتی، میں چیختی چلاتی تو چیزیں مل جاتی، جیسے وہ میرے ساتھ کھیل کر رہا ہو۔ خیر 1 سال تک سب ایسا ہی چلتا رہا۔ ابا نے پلان بنایا کہ شہر سے باہر گھومنے جاتے ہیں۔ میں بھی تیار ہو گئی کیونکہ مجھے بھی اب ان تمام حرکات سے الجھن اور اکتاہٹ محسوس ہونے لگی تھی۔ دوسرے شہر جا کر ہم ہوٹل میں رکے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں نے اپنا کمرہ الگ بک کیا۔ رات 12 بجے میرے ہوٹل روم کا دروازہ بجا اور میں کھولنے گئی۔ ہیٹ پہنا وہ آدمی میرے عین مقابل کھڑا تھا۔ اس نے لانگ گرے کوٹ پہنا ہوا تھا، دونوں ہاتھوں میں دستانے چڑھا رکھے تھے۔ اس کے ہاتھ میں یہی پینٹنگ تھی۔ اس نے نہ میری طرف دیکھا اور نہ ہی میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس نے کہا کہ یہ پینٹنگ آپ کے لیے بھیجی گئی ہے۔ میں ساکت ہو گئی۔ میں نے اس کے ہاتھوں سے وہ پینٹنگ لی اور دروازہ بند کر دیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن جب وہ چلا گیا تو مجھے ہوش آنے لگا۔ میرے دل میں بہت سے سوال اٹھے کہ وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، کیوں آیا تھا، کیا چھپا ہوگا اس تصویر کے اندر۔ میں نے خوف کے مارے اس پر چڑھا کور نہیں ہٹایا، اسے اپنے ساتھ ہی گھر لے آئی۔ گھر آنے پر پہلی رات تو ٹھیک گزری، لیکن اگلی رات اس تصویر پر چڑھا کور خود بخود ہٹ گیا اور وہ تصویر میرے سامنے نمودار ہوئی۔ میرے ذہن میں کبھی وہ آدمی آتا اور کبھی میں اس پینٹنگ کو دیکھتی۔ ہر دن اس پینٹنگ میں نئی نئی تبدیلیاں دیکھنے کو ملتی۔ کبھی اس کی آنکھیں جھکی ہوتی تو کبھی وہ مجھے دیکھ رہا ہوتا، کبھی کہیں خون کا دھبا ہوتا تو کبھی کسی دیوار پر انسانی ہاتھ چھپے ہوتے۔ ایک رات جب کمرے میں آئی تو پینٹنگ اوندھے منہ فرش پر گری ہوئی تھی، بالکل آج کی طرح۔ میں نے تمہیں بچا لیا، پر مجھے بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ میں 2 سال تک اسے اپنے وجود میں محسوس کرتی تھی۔ کافی پڑھائی کے بعد کہیں جا کر مجھے اس سے چھٹکارا ملا تھا۔ پھر میری شادی ہوئی، لیکن وہ تصویر پھر سے مجھے تحفے میں ملی۔ اسی رات اس گھر میں میرے شوہر کا انتقال ہوا اور وہ رات مجھ پر تاریک بن گئی۔
مجھے علم نہ تھا کہ آج چاند کی 16 ہے، ورنہ میں تمہیں کبھی اکیلا نہ چھوڑتی۔ 10 سال بعد تو اسے لوٹنا ہی تھا۔ بڑی سرکار سب کچھ بتا دینے کے بعد مطمئن ہونے کے بجائے خوفزدہ ہو چکی تھی۔ نہ جانے کیا خوف تھا انہیں۔ میرے من میں بہت سے سوال پیدا ہوئے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ اچانک ہمارے سامنے سے کالی ہوا گزری۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا، لیکن بڑی سرکار سہم گئی۔ وہ واپس لوٹ آیا ہے نوشادہ، وہ واپس لوٹ آیا ہے۔ مجھے پھر بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون واپس لوٹ آیا ہے۔ میں نے سوچنا چاہا تو مجھے چکر محسوس ہونے لگے۔ پھر نیند سی آئی اور میں سونے کی کیفیت میں مبتلا ہو گئی، لیکن میں سو نہیں پائی۔ لمحہ بلمحہ اس کمرے میں بہت کچھ ہونا شروع ہوا۔ کھڑکی کا کانچ ٹوٹ کر فرش پر کرچیوں کی صورت میں بکھرا۔ بڑی سرکار نے چلاتے ہوئے اپنے دونوں کان دبوچ لیے۔ میں نے بھی کان دبوچے۔ میرے سامنے یہ سب پہلی بار ہوا۔ میرے چاروں اطراف میں مجھے کالے بادل دکھائی دے رہے تھے۔ اندھیری تھی، سخت اندھیری۔ میں نے بڑی سرکار کا کاندھا دبوچا اور اٹھنا چاہا۔ میں کسی حد تک طاقت جمع کر کے اٹھی اور بیڈ سے پیر نیچے ٹکائے۔ میری کیفیت تو نڈھال تھی۔ اسی کیفیت میں بڑی سرکار سے مخاطب ہوئی۔ بڑی سرکار، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے یہ سب؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ بڑی سرکار جو چند منٹ سے خاموش تھیں، اچانک ہی انہوں نے سر گرا دیا۔ مجھے ان کی خاموشی ہضم نہیں ہوئی۔ میں نے پھر دوبارہ ان کا نام پکارا، لیکن کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے تیسری بار نام پکارا تو انہوں نے گردن موڑ کر میری جانب دیکھا۔ اف! سفید نگاہوں سے، وہ نگاہیں جو مجھے ڈرا گئی تھیں۔ میرا دل ڈوبا، زبان پر تالا لگا، حلق میں کانٹے پڑے۔ میں کچھ بول نہ پائی کیونکہ میری زبان پر مجھے فالج پڑتا محسوس ہوا۔ میں نے بہت سمجھایا تھا تیری بڑی سرکار کو، لیکن وہ نہ سمجھی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ میں اسے کسی کا نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے پہلے اس کے شوہر کو مارا اور اب اسے مار کر اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اس نے تجھے اپنے ساتھ اس لیے رکھا تھا کہ یہ مجھ سے بچ سکے، لیکن یہ بھول گئی تھی کہ میری آزادی کا وقت قریب تھا۔ میں آزاد ہو کر آ چکا ہوں، اب میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ تو کچھ نہیں کر پائے گی۔ بڑی سرکار کے اندر موجود جن یہ ساری بات مجھ سے کر رہا تھا، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرے وجود سے جان نکلنے کو تھی۔ ذہن پر بلا کا دباؤ تھا۔ وہ بڑی سرکار کے اندر سرایت کر کے انہیں کمرے سے باہر لے گیا۔ میں نے کچھ ہمت باندھی اور اس کے پیچھے پیچھے گئی، مگر کچھ حاصل نہیں ہوا کیونکہ کمرے کا دروازہ جام ہو چکا تھا۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی، لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ وہ گھنٹہ مجھ پر قیامت بن کر بڑی ہی مشکل سے گزرا۔ مجھے کمرے کے باہر سے چیخنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، جس سے میرا دل گھبرا رہا تھا۔ میں دروازہ پیٹ رہی تھی کہ کاش میں کچھ کر سکوں، لیکن میں انہیں نہیں بچا پائی۔ ہاں، جب دروازہ کھلا تو بڑی سرکار کا مردہ جسم دالان کے فرش پر پڑا تھا۔ سر سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے چاہا کہ وہ ہوش سنبھالیں، ہوش میں آئے، لیکن انہیں ہوش نہ آیا کیونکہ وہ مر چکی تھی۔ وہ جن زاد بڑی سرکار کو مار کر اپنا بدلہ تمام کر چکا تھا، یا شاید اپنے کہنے کے مطابق وہ انہیں ساتھ لے گیا تھا۔ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں وہ گھر چھوڑ کر آ گئی اور اس فلیٹ میں رہنے لگی۔ میں وہ گھر تو چھوڑ کر آ چکی ہوں، لیکن بڑی سرکار کی یادیں اور وہ منظر کبھی بھی میری آنکھوں سے جدا نہیں ہوتا، اور یہ بھی کہ انہوں نے کس طرح میرے لیے قربانی دی۔ مجھے بچانے کے لیے وہ خود موت کے گھاٹ اتر گئیں۔ 4 گھنٹے مسلسل بولنے کے بعد نوشادہ کے لبوں پر خاموشی پھیل گئی، مگر آنکھیں بھیگ چکی تھیں۔ پر میں کیسے یقین کر لوں کہ تم سچ بول رہی ہو؟ آپ پولیس آفیسر ہیں، شک کرنا آپ کے خون میں شامل ہو چکا ہے، لیکن میرا یقین کریں، میں نے جو کچھ بھی آپ کو بتایا وہ سب سچ ہے۔ کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس؟ ہاں، ان کی ڈائری میرے پاس ہے، اسے پڑھ لیں تو آپ کو یقین ہو جائے گا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہاتھ میں ڈائری پکڑے وہ پولیس آفیسر طارق کے مقابل کھڑی ہوئی۔ یہ لیں ڈائری، اس میں سب کچھ لکھا ہے کہ کس طرح یہ جن ان پر حاوی ہوا تھا اور کس طرح انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے مجھے اپنے پاس روکا ہوا تھا۔ نوشادہ کے اصرار کرنے پر طارق نے ڈائری ہاتھ میں تھامی۔ خاکی کور سے مقید یہ ڈائری کافی عجیب دکھ رہی تھی۔ اس ڈائری کو پیک کیوں کیا ہوا ہے؟ کیونکہ ثبوت تو ہمیشہ ہی پوشیدہ ہوتے ہیں نا۔ نوشادہ کی اس بات پر طارق کچھ خاموش رہنے کے بعد بولا، ٹھیک ہے، میں یہ ڈائری لے کر جا رہا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تم پر سے شک کی نگاہیں ہٹ چکی ہیں اور تم آزاد ہو چکی ہو۔ اس کیس کے سلسلے میں جب بھی تمہاری ضرورت پڑے گی تمہیں بلوایا جائے گا۔ مجھ پر شک نہ کریں، میں تو بے قصور ہوں، قصوروار تو وہ جن ذات ہے، اسے پکڑیے۔ نوشادہ کی اس بے تکی بات پر طارق چہرے پر تمسخرانہ ہنسی سجائے پلٹا۔
پر جن ذات کو میں کیسے پکڑ سکتا ہوں؟ تو اس کا مطلب ہے آپ مجھے پھانسی چڑھا دیں گے؟ نہیں، اگر تم بے قصور ہوئی تو کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، میں خود تمہارا دفاع کروں گا۔ لیکن کیا؟ لیکن یہ ڈائری پڑھنے کے بعد مجھے اس بات کا اندازہ ہو جائے گا، اور اگر تم قصوروار ہوئی تو پھر میں خود تمہیں پھانسی چڑھاؤں گا۔ مجھے یقین ہے میں بے قصور ہوں، تو پھر خوف نہ کھاؤ۔ طارق نے دروازہ پار کیا تو نوشادہ نے سکون کا سانس لیا۔ رات کا پہر شروع ہوا تھا کہ طارق نے نوشادہ کی دی ہوئی کتاب سنبھالی۔ لاؤنج میں رکھے صوفے پر بیٹھا وہ لیمپ کی روشنی میں پہلا ورق کھول چکا تھا جو کہ خالی تھا۔ اس نے اسی طرح دوسرا ورق کھولا، اسے بھی خالی پایا، اور پھر اس کی حیرانی میں اضافہ ہوا کیونکہ پوری کتاب خالی تھی۔ طارق نے جنون کے مارے کتاب پھینکی۔ اسی دوران اس کے نمبر پر کال آئی۔ ہاں بولو، کیا ہے؟ اس کے بعد اس کے حلق سے بے ساختہ نکلا، نوشادہ کو کیا ہوا؟ طارق نے فوراً ہی کار کی چابی اٹھائی اور گھر سے باہر نکلا۔ خان پلازا پہنچ کر فلیٹ نمبر 8 میں گیا۔ وہاں نوشادہ کا مردہ وجود پڑا ہوا تھا، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسی دوران ایک خط ہوا میں اڑا اور حوالدار کے پیروں میں آ کر گرا۔ حوالدار نے خط اٹھا کر طارق کو دیا۔ طارق نے خط کھولا تو اس میں لکھا تھا، نوشادہ صرف اور صرف میری ہے، بڑی سرکار کی طرح اسے بھی میں اپنے ساتھ لیے جا رہا ہوں۔ خوف کے مارے پولیس آفیسر طارق کے ہاتھ سے وہ خط چھوٹ گیا اور سوچ میں پڑ گیا کہ نہ جانے اور کتنی لڑکیاں اس جنزات کی بدولت لقمہ اجل بنیں گی۔